अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। सिद्धिशा नावल में आप सबको खुश आमदीद। चैनल पर न्यू है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और नावल पढ़ने का आपका सिलसिला बरकरार रहे। तो चलते हैं नावल की तरफ। फूलों की राहगुजर। इस नावल के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट आज है और एक आपके कमेंट और लाइक्स के बाद डिसाइड होगा। गुजरते हुए दिन और उतरती हुई शाम का अजीब सा संगम था। वो काफी देर से छत पर बैठी यानी सोचों में मुब्तला थी और अब सूरज को डूबते हुए देख रही थी। जैसे सूरज की किरणें बिखरती हुई आखिरी लम्हे तक इधर उधर भटक रही थी, वैसे ही इसकी सोचें भी बिखरी हुई थी। कभी कोई बात जहन में आ रही थी, कभी कोई अजीब मंजदार में फंसी हुई जिंदगी महसूस हो रही थी और एक दोराहे पर खड़ी थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सा रास्ता मुंतखब करे, कौन सा रास्ता इसके आने वाले कल के लिए बेहतरीन साबित होगा। इससे पहले कि सोचों का दरिया बहता जाता, इसे एक मीठी और प्यारी आवाज ने सोचों से बाहर ला पड़ा। मम्मा, मम्मा जान, इधर हो जानी, मम्मा ढूंढ रहा है कब से, अरे मेरी जान इधर आओ, मैं आ गया मेरा बेटा। इसने सारी सोचों को सर झटक कर दिमाग से निकाला और अपने बेटे की तरफ मुतवज्जो हुई। जी मैं आ गया हूँ, आप क्या सोच रही थी? कुछ नहीं मम्मा ने क्या सोचना है, और आप अकेले आए हो? हाला किधर है आपकी? हाला को कहाँ छोड़ आए? मैं हाला से कुट्टी हूँ, मैं नहीं बोलता इनसे। वो क्यों जानी, हाला से क्यों नाराज हो गया? क्या हो गया मेरा शहजादा? वो अपने बेटे से बातें करती हुई से लेकर नीचे आ गई। नीचे अम्मा के पास रूबी और हाला सरिया बैठी बातें कर रही थी। सलाम लेती अपने बेटे को लिए कमरे में चली आई। लोगों से मिलना इसने कम कर दिया था। हर किसी के पास एक ही टॉपिक होता, हर कोई बस एक ही बात करता जो कि इसे सख्त नापसंद थी। इसे पता था कि खाला काफी दिनों बाद आई है, जरूर पुराने टॉपिक को छेड़ेगी, इसलिए वो अपने बेटे को लेकर अंदर आ गई थी। वो नहीं चाहती थी कि बच्चे के जहन पर इन बातों का असर पड़े और बच्चा ज़हनी तौर पर मुझे मुख्तलिफ सवाल करे। वो माशाल्लाह से बहुत ज़हीन था, हर बात को फौरी पिक कर लेता था और बहुत सवाल पूछता। जानी, मम्मा को ये बताए कि जानी ने खाना खाया? नहीं मम्मा, जानी खाना नहीं खाया। मैं हाला से नाराज। हाला अच्छी नहीं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाला तो अच्छी है ही नहीं, दुनिया में 2 ही तो अच्छे लोग हैं, एक जानी और एक इसकी मम्मा। रूबी बोलती हुई कमरे में एंटर हुई, साथ हाथ में मुख्तलिफ शफर पकड़े हुए थे। रूबी को एंटर होते देख जानी ने अपनी मम्मा के सीने से में मुंह छुपा लिया कि जैसे खुद को खाला से छुपा रहा हो। क्या हो गया भाई, क्यों गोलाबारी हो रही है? खाला माजी की लड़ाई हो गई क्या? जैनब ने इस तरह इन दोनों को एक दूसरे से नाराज देखा तो पूछा, यार अम्मी लड़ाई क्या? तब पूछे ही मत आप, ये जो आपका लाडला है ना, सच्ची में आज बहुत तंग किया। जानी साहब ने फौरन मम्मा के सीने से सर निकाला और बोले, नहीं मम्मा, जानी नहीं तंग किया, हाला झूठ बोल रही, हाला झूठ बोल रही। मैं तो कोई नहीं, हाला झूठ बोल रही है, आपने तो बिल्कुल तंग किया है ना। वहाँ बाजार में मैं ही बोल रही थी बार बार कि मुझे मम्मा के पास जाना है। रूबी ने जानी के गाल खींचते हुए कहा, जिसने इसकी हरकत का सख्त बुरा मनाते हुए चेहरे का रुख मोड़ लिया था। अच्छा अभी अपने लाडले की चीजें चेक कर ले, सब ठीक है? अगर कोई कमी पेशी है तो दोबारा जाना पड़ेगा। ठीक होंगी सारी चीजें, तुम छोड़ो इनको, जाओ देखो बाहर खाला सरैया है या चली गई, इन लोगों को चाय पानी का पूछ लो, मैं नहीं जा रही। रूबी को बाहर भेजकर वो अपने बेटे के साथ इसकी चीजें देखने में मगन हो गई, साथ इसे भी वहीं पे मसरूफ कर लिया। ना वो बाहर जाए ना हाला को मौका मिले बातें करने का। पर वो भूल गई थी, कुछ लोगों के लिए बातें करने की वजह का होना जरूरी नहीं होता, वो मौका खुद पैदा कर लेते हैं। अभी भी खाला बाहर इसकी माँ और रूबी से यही बात कर रही थी कि इस तरह सारा वक्त बच्चे को खुद से लिपटा कर रखेगी तो कैसे गुजरेगी। पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है, क्यों नहीं कोई सोचती बच्चे को तुम्हारे साथ छोड़ा करे, बच्चा किसी और के पास रहने का भी आती हो और तुम इसकी नई जिंदगी के बारे में कुछ सोचो। और तुम कितने दिन हो, आज हो कल नहीं, इसकी तो पूरी पहाड़ सी जिंदगी पड़ी है, ऐसे कैसे गुजरेगी। और अम्मा बस इसकी बातों पर आंसू बहाने के सिवा कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तंग आकर रूबी को ही बोलना पड़ा था, अल्लाह ना करे, अल्लाह इन्हें लंबी जिंदगी दे। हाला कैसी बातें कर रही है आप? जानी सारा टाइम मेरे और अम्मा के साथ ही होता है, अभी को कम ही टाइम मिलता है इसके साथ, है इसके अपने जमीले थोड़े हैं। पर अब से तो वो कराने का काम भी खुद ही जाकर देख रही है, अपने काम में मसरूफ होती है सारा दिन, जमीनों का भी बहुत सारा खुद ही देख रही है। लो अब ये मर्दों वाले काम भी इसने शुरू कर दिए। अरे मुंशी साहब सब देख तो रहे थे, इनकी क्या छुट्टी करवा दी तुम लोगों ने जो ये सब खुद देख रही है? और बाकी कारखाने का क्या,
इसकी देखभाल कौन कर रहा है? रूबी को पता नहीं क्यों आज खाला से कोई अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। इसकी छठी कह रही थी कि खाला जरूर किसी ना किसी मकसद से आई है जो इस तरह की बातें कर रही है, इसलिए माँ के बोलने से पहले ही खाला की बात के जवाब में बोली, खाला वो कारखाना तो भाई के दोस्त का था तो वो बाहर चला गया है और जाने से पहले सेल कर दिया कारखाना जो भाई का हिस्सा था। वो अपी ने कुछ तो कर्ज उतारा, बाकी जानी के नाम फिक्स करवा दिया। इसके 18 साल होने के बाद ही निकलेंगे। भाई किसी से सलाह मशवरा तो कर लेती, ऐसे कैसे इसके लिए रख दिया? खुद की जरूरतें कैसे पूरी करेगी? महंगाई इतनी है और घर का खर्चा कैसे चलाएगी? बस फना हो जाएगा कुछ ना कुछ। इसीलिए मैं और अम्मा चाहते हैं कि इनकी शादी हो जाए ताकि जो उनसे शादी करे वो इनके साथ उनके बेटे की जिम्मेदारी को भी अच्छे से निभा सके। हाँ तो बात तो तूने ठीक की। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, मुझे जरा रकैया की तरफ भी जाना है। खाला बोलती हुई उठी और बहन से मिलकर बाहर की तरफ चलती। हालांकि गेट से बाहर निकलने तक रूबी ने इंतजार किया। जो नहीं वो गेट से बाहर निकली वो अम्मा से बोली, माँ जी क्या आप भी किसकी बातों में आकर रोना शुरू हो जाती हैं? अब्बिया ने आपको रोते देखा तो इन्हें कितना गुस्सा होगा। इंशाल्लाह अल्लाह सब ठीक करेगा। मैं जाती हूँ, अब दरवाजा बंद कर ले। रूबी तसल्ली देती हुई घर की तरफ चल दी। बेटे को सुलाने के बाद ज़ैनब मोबाइल पर वीडियो चेक करती है जो इसके फ्रेंड्स ग्रुप में किसी ने सेंड की थी। वीडियो देखकर वो बहुत अपसेट हो जाती है। इसे अपने शोहर की याद आ जाती है जिसकी तबीयत कुछ बेहतर थी तो वो किचन में घुसी हुई थी। इसका दिल स्पाइसी खाने का कर रहा था। सुबह अब्बा जी ने अम्मा से पाए खाने की फरमाइश की थी तो इसने सोचा क्यों ना वो साथ अपने लिए भी बिरयानी बना ले। सबसे पहले इसने अपने शोहर लिए इसकी पसंदीदा रसमलाई बनाकर ठंडी होने के लिए रखी थी और साथ पाए चढ़ाए कर वो खुद अपने लिए बिरयानी का मसाला भून रही थी। अम्मा को इसे जबरदस्ती किचन से बाहर भेजा था वरना वो तो इसे कोई भी काम नहीं करने देती और खुद इसकी तबीयत मसालों की महक से खराब हो जाती थी। लेकिन आज इसका दिल कुकिंग का कर रहा था इसीलिए वो चूल्हे के आगे खड़ी थी। वो अपने ध्यान में मगन मसाला भून रही थी। अचानक इसे अपने पेट पर सरसराहट सी महसूस हुई। वो बहुत डर गई। डर के मारे पीछे की तरफ हुई तो पीछे एक मजबूत चट्टान की मनंदस देता वजूद से टकरा गई। इससे पहले कि वो चीख पड़ती तो महसूस दिल फरेब महक इसकी सांसों में घुल गई। इसने एक लंबा सांस लिया और पुरसकून अंदाज में आंखों को बंद कर लिया तो मजबूत बाजुओं ने इसके गिर्द हसार बांधा और नरम सरगोशी और सांसों की तपश से भरपूर आवाज उसकी सांसों में गूंजी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं कुछ नहीं हूँ, बस मैं वो इसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या और इसे क्या जवाब दे। इसकी क्लास लग जानी थी। नरम गर्म आगोश में सुकून महसूस करने के साथ आंखें बंद करते सार इसके कंधे पर टकाकर सुकून महसूस कर रही थी। जाने से चलने की इसकी नाक हमें घुसी। कुछ इससे पहले कि मसाला ज्यादा खराब हो अमीर ने चूल्हा बंद किया और जैनब को बाजू में उठाए हुए कमरे की तरफ बढ़ा। क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे उतारे। अम्मा अभी इधर ही है। अम्मा यहाँ नहीं है, वो छत पर गई और अब खामोश, आपकी आवाज ना आए मुझे। जैनब को गोद में उठाए हुए कमरे की तरफ बढ़ा और कमरे में दाखिल होकर इसे साइड पर उठाया और साथ साइड टेबल से पानी का ग्लास और मेडिसिन उठाकर इसकी तरफ बढ़ाई। मुझे पता था कि आपने मेडिसिन नहीं खाई होगी। मेरा दिल इसकी जबान अमीर के घूरने से फौरन ही बंद हो गई। जो अपन बहुत नाराजगी के साथ हाथ बढ़ाते हुए दवाई पकड़कर मुंह में डाली और मीर के हाथ से ही पानी का गिलास पिया। अपना ख्याल नहीं रखती, अगर मैं ना आता तो आपने आज की मेडिसिन स्किप कर देनी थी ना। और ये आप किचन में क्या कर रही थी? बताया तो है, मैंने बिरयानी बना रही थी। आज मेरा दिल कर रहा था तो आप मुझे फोन कर देती, मैं आपके लिए बिरयानी ले आता। नहीं ना, मुझे खुद अपने हाथों की बनी हुई स्पाइसी बिरयानी खानी थी, इसलिए बहुत तंग करती है आप। अगर रात में मेरे बेबी ने आपको तंग किया तो फिर मुझे शिकायत मत करिएगा। और ये है दवाई टाइम पर ना खाने की सजा तो आपको मिलेगी। मीर की सजा वाली बात पर वो सटपटाई। इसे अपनी खैर नजर नहीं आ रही थी। मीर प्लीज ना, जब बहुत भूख लगी है, चले ना पहले बिरयानी पूरी करते हैं। नहीं, पहले आपको सजा मिलेगी। इसके बाद ये कहते ही मीर इसकी सांसों पर काबू हुआ। जैनब के लिए सजा बहुत जानलेवा थी। थोड़ी देर के बाद इसे लग रहा था अगर मीर ने इसे ना छोड़ा तो यकीनन इसकी सांस बंद हो जाएगी। इसने मीर को झंझोड़ते हुए पीछे करने की कोशिश की लेकिन इसे लगा कि इसकी तबीयत खराब हो सकती है या सांस नहीं ले पा रही तो ही वो पीछे हटा। जैनब गिरने के अंदाज में बेड की सीमा तक लड़खड़ाई लेकिन अमीर ने फौरन इसे अपनी बाहों में लिया और सीने से लगाया। इतनी सी तो जान है आप में और क्यों इस तरह के काम करती हैं?
आइंदा कभी भी ऐसा कुछ ना हो। आपको पता है ना कि आपकी तबीयत बिगड़ती है तो मेरी जान पर बन जाती है, क्यों इतना तंग करती हो। ज़ैनब का सांस बहाल नहीं हुआ था। वास्तगी के साथ इसकी कमर पर हाथ रब करते हुए इसे सुला रहा था ताकि वो आसानी के साथ सांस ले सके। थोड़ी देर के बाद इसका सांस बहाल हुआ तो ज़ैनब को बेड पर लटाते हुए इसके बायां मुंह ऊपर करते हुए बोला, अब यहाँ पर लेटो, मैं बस 10 मिनट में बिरयानी लेकर आया। ज़ैनब जल्दी से पाँव नीचे उतारते हुए बोली, नहीं प्लीज मैं हूँ। शामी ने इसे एक जबरदस्त मुड़ी से नवाजा। कभी तो एक दफा कहीं मेरी बात मान जाया करो। बैठो आराम से, मैं अभी लेकर आया और खुद इसके लिए खाना बनाने किचन की तरफ चल दिया। इन दोनों की अरेंज मैरिज थी। शामी तो इसका वैसे ही दीवाना था, इसकी छोटी छोटी बात ख्वाहिश का ख्याल रखता, लेकिन जब से इसके माँ बनने की खबर का इसे पता चला था, इसने तो इसे बिल्कुल ही हथेली का छाला बनाकर रख दिया था। इसके मुंह से निकली हर बात फौरन से बेशतर पूरी करने की कोशिश करता, इसे किसी भी काम को करने की इजाजत नहीं थी जिससे इसकी तबीयत खराब हो। खासतौर पर कुकिंग मसाले के महक से इसे वोमिट शुरू हो जाती थी, इसलिए इसका किचन में दाखिला सख्ती से बंद कर दिया गया था। ज़ैनब के माँ बाप दोनों को यूं खुश देखकर बहुत खुश होते, इनकी खुशियों की लंबी उम्र के लिए दुआ करते। कौन जाने के वक्त अपने पहलू में कौन सा सिक्का दबाए बैठा है। अब्बा तो प्लान आगा इन दोनों का सदका उतारते और नजरे बद से बचने की दुआएं करते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि सबसे ज्यादा बुरी नजर तो किस्मत की है, जिससे कभी भी कोई भी नहीं बच सकता। आज सुबह से ही ज़ैनब को अपनी तबीयत गड़बड़ लग रही थी। अजीब सी बेचैनी और घबराहट सी महसूस हो रही थी। वो इधर उधर चक्कर लगाती बेचैन सी फिर रही थी। शामिर इसे इस तरह देखकर परेशान हो रहा था। इसने बोला भी डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन इसने मना कर दिया क्योंकि डॉक्टर ने जो टाइम डिलीवरी का दिया था इसमें अभी पूरा एक वीक था। इसने डॉक्टर से राब्ता करके इसकी तबीयत के बारे में बताया और डॉक्टर के कहने पर जबरदस्ती ज़ैनब को डॉक्टर के पास ले गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने फौरी ऑपरेशन करने का बताया और शामिर की रजामंदी देते ही ज़ैनब को ऑपरेशन थिएटर लेकर चली गई, जिसका बीपी एकदम शूट कर चुका था ऑपरेशन की टेंशन की वजह से, इसीलिए सब बहुत परेशान थे। वो आखिरी लम्हे तक ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद शामिर के हाथ को पकड़े रही थी। शामिर इसे तसल्ली देता रहा कि इसको कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन वो बस शामिर को अपने बच्चे का ख्याल रखने का कहती और इसे माँ बाप दोनों का प्यार देने की बातें करती। वो किसी की बात भी नहीं सुन रही थी। इसे लग रहा था जैसे इसके जहन और दिल में मौत का खौफ बैठ गया हो। डॉक्टर इसकी कंडीशन को लेकर बहुत परेशान थे कि इस तरह हाई ब्लड प्रेशर में बेबी को सरवाइव करने में मसला हो सकता था। वो इसका बीपी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। हर का डॉक्टर की मेहनत रंग लाई। इसने एक सेहतमंद और प्यारे से बेटे को जन्म दिया। इसकी बेहोशी की हालत में भी अपने कानों में रोने की आवाज बड़ी सुनाई दी। बच्चे के रोने की आवाज सुनते इस पर मुकम्मल बेहोशी तारी हो गई। डॉक्टर ने बच्चे को बाहर लाकर इसके बाप के हवाले करना चाहा, जिसने बच्चे को पकड़ने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि जब तक वो अपनी बीवी को नहीं देख लेता, इससे बात नहीं कर लेता, वो बच्चे की शक्ल भी नहीं देखेगा। ज़ैनब की माँ जल्दी से आगे बढ़ी और अपने नवासे को अपनी गोद में लिया। ज़ैनब के सास और ससुर भी इनके पास मौजूद थे। वो भी अपने पोते को पाकर बहुत खुश थे, लेकिन शामिर को सिर्फ अपनी बीवी की सलामती की फिक्र थी। डॉक्टर की तसल्ली देने के बावजूद कि इसकी बीवी बिल्कुल ठीक है, इससे एक आधा घंटे में होश आ जाएगा, वो बेचैन था और जब तक खुद अपनी आंखों से ज़ैनब को नहीं देख लेता, इसके साथ बात नहीं कर लेता, इसे सुकून नहीं आ सकता था। वो बेचैन कॉरिडोर में टहल रहा था। ज़ैनब के रूम में शिफ्ट करते ही वो बिना किसी का इंतजार किए फौरन कमरे में घुस गया। इसने देखा वो चेहरा जो सुबह गुलाब की तरह खिला हुआ था, इस टाइम आंखें बंद किए सर्द रंगत के साथ बेड पर लेटा हुआ था। इसके बाजू पर कैनोला लगी हुई थी, जिससे कतरा कतरा खून की बूंद इसके जिस्म में शामिल हो रही थी। अपनी बीवी को इस हालत में देखकर शामी की आंखों में आंसू आ गए। वो आगे बढ़ा के साथ इसकी नम आंखों के साथ इसकी पेशानी पर बोसा दिया। इसके बाल सहलाए से अपनी बीवी को तकलीफ में देकर बहुत तकलीफ हो रही थी। शामिर ने इरादा कर लिया था कि वो आगे मजीद बच्चे पैदा नहीं करेगा। इनके लिए इनका एक ही बेटा काफी है। वो अपनी बीवी को मजीद तकलीफ नहीं देगा। आने वाले वक्त से जान वो इस बात पर अपने से वादा कर चुका था कि इसका अब मजीद अपनी बीवी को तकलीफ में नहीं डालना। वो इसके पास बैठा और इसका किनारा वाला हाथ पकड़ते हुए सहलाने लगा। इसके हाथ पर बोसा दिया। इसने देखा 2-3 घंटों में इसकी बीवी नचड़ कर रह गई थी। इसकी आंखों के गिर्द हल्के भी महसूस हो रहे थे। दरवाजे पर दस्तक के साथ ही इसकी माँ बच्चे को लिए अंदर दाखिल हुई और साथ में नर्स भी थी जो कि इंजेक्शन लिए हुई थी। सिस्टर, मेरी वाइफ को कब होश आएगा? इसने नर्स से सवाल किया, जो कि इसकी अपनी बीवी के साथ इतनी मोहब्बत पर पहले ही बहुत हैरान थी और इन दोनों के साथ के लिए दुआएं कर रही थी। जब ज़ैनब की तबीयत बिगड़ी तो इसे लग रहा था कि ज़ैनब से पहले ही शामिर को कुछ हो जाएगा। अल्लाह ना करे अगर ज़ैनब को कुछ
कुछ हुआ तो शामिर भी जिंदा नहीं बचेगा। ये वही नर्स थी जो कि हर बार विजिट पर हॉस्पिटल आते इनके साथ होती थी। ज़ैनब तो अपने अच्छे अखलाक की वजह से सबको ही अपना गर्विता कर लेती थी। सिस्टर प्लीज थोड़ी देर तक आपकी वाइफ को होश आ जाएगा, मैं आपको आप टेंशन ना लें, ये खतरे से बाहर है। नर्स ने भी इससे वही बात कही जो कि डॉक्टर से पहले कह चुकी थी, लेकिन शामिर को करार नहीं आ रहा था। आप प्लीज एक बार चेक करें वो सब ठीक है ना। शामिर के इसरार पर नर्स ने इसकी तसल्ली के लिए एक दफा फिर ज़ैनब को देखा और इसे बोला, सारी ये बस अभी थोड़ी देर में होश में आ जाती, ये बिल्कुल ठीक है, आप परेशान मत हो। और बाहर चली गई। शामिर की मां नर्स के बाहर जाने के बाद अपने बेटे के पास पोते को लिए आई। बोली, शामिर देखो तो तुम्हारा बच्चा कितना प्यारा है, बिल्कुल तुम पर गया है। मीर ने माँ की बात पर सर को जहाते हुए आंखों को मीचते अपने आंसू जब्त करते माँ से कहा, माँ मैं ज़ैनब को होश आ जाए फिर हम दोनों एक साथ अपने बेटे को देखेंगे। ज़ैनब की माँ उसकी ज़ैनब के लिए दीवानगी से वाकिफ थी, इसीलिए वो बच्चे को कार्ट में डालते ही बाहर की तरफ चल दी। मीर ने अपने सर को ज़ैनब के कंधे पर रखा और आंसू खाना शुरू हो गया। साथ वो धीमी आवाज में से बातें भी कर रहा था, जल्दी से होश में आ जाओ मेरी जिंदगी, फिर हम अपने बच्चे को देखेंगे, बहुत हो गया, अब मैं मजीद अपनी जान को तकलीफ नहीं दूंगा, हमें एक बेबी काफी है। आंसू बहाने में मगन फिर तो होश को फरामोश कर चुका था कि इसे अपने हाथ में रखे। ज़ैनब के हाथ में हलचल महसूस हुई। जल्दी से ज़ैनब के कंधे से सर उठाते आंसू साफ करते ज़ैनब की तरफ मुतवज्जो हुआ जो कि पलकों को खोलने की कोशिश कर रही थी। ज़ैनब के होश में आते ही शमी जल्दी से उठा और इसकी पेशानी पर अपने लब रखते वहां महरे मोहब्बत जब्त की, फिर आंखों पर मीर इससे पहले कि मजीद ज़ैनब में गुम होता इसे ज़ैनब